जो वधू हुआ करती थी, जिस लड़की की शादी होनी होती थी, उसका पिता एक टास्क दिया करता था या जो भी चीजें हुआ करती थी कि आप इस चीज को अचीव करिए और हम अपनी पुत्री की जो शादी है वो आपको भाई आपके साथ कर देंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, जय हिंद। मेरा नाम जगमोहन पाठक है और आप सभी लोगों का टिक्स मॉन्स पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वेलकम। बेटा, कल की जो क्लास हुई थी मैंने आपको उसमें बताया था कि किस तरीके से महमूद गजनवी ने इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे आक्रमण किया, भारतीय उपमहाद्वीप पर आक्रमण किया और आक्रमण करने के दौरान उसने बहुत सारा सोना चांदी लूटमाट मूर्ति पूजा को नष्ट करना ये सारे काम किए थे। आज हम बात करते हैं, इससे अगला ही टॉपिक है मध्यकालीन भारत में। मध्यकालीन भारत हम पढ़ते हैं 1000 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी यानी औरंगजेब की मृत्यु तक। ठीक है, आज हम बात कर रहे हैं बेटा मोहम्मद गौरी के बारे में। किसके बारे में? तो मोहम्मद गौरी के बारे में। तो पूरी की पूरी घटनाएं आज हम किस तरीके से सिलसिलेवार तरीके से यहां पर जानने की कोशिश करेंगे। मैं आपको एक ही गारंटी देता हूं कि आपके DSSB में, ठीक है, एक भी क्वेश्चन मेरे यहां से पढ़ाया हुआ नहीं जाएगा। ठीक है भाई, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते हो। आप जैसे जैसे जिस जिस टॉपिक को मैं यहां पर पढ़ाता जाऊं, आप लोग उसको साथ साथ लगाते जाइए, आप उसके क्वेश्चंस लगाते जाइए। हालांकि मैं आपको ढेर सारे क्वेश्चंस लगवाऊंगा, लेकिन आपको जानने की जरूरी यह है कि भाई क्या जो मैं पढ़ रहा हूं या पढ़ रही हूं, क्या वो सफिशियंट है टेट के लिए, सुपर टेट के लिए, DSSB के लिए, जो भी आपके एक दिवसीय परीक्षाएं होती हैं जिसे हम वनडे एग्जाम्स के नाम से जानते हैं, उन सभी में जितनी भी हिस्ट्री, जहां से भी हिस्ट्री के क्वेश्चंस आएंगे वो आपको सीधे सीधे मेरी क्लासेस से यहां पर मिल जाएंगे। आपसे कोई भी पेड कोर्स के नाम पर कोई भी पैसा नहीं लिया जा रहा है, सीधे ही आपको YouTube के माध्यम से ही आपके लिए ज्यादा से ज्यादा और अच्छे से अच्छा कंटेंट, हमारी यही मेहनत है कि हम आपको दे सकें। चलिएगा बेटा, शेयर जरूर करिएगा क्लास को। आज हम पढ़ते हैं मोहम्मद गौरी के बारे में। ठीक है भाई, लिखना स्टार्ट करेंगे। यह एक संसवानी तुर्क था। ठीक है, संसवानी का मतलब क्या होता है, ये अपने नाम के आगे पीछे इस तरीके से ये लगाते हैं। लिखिएगा, यह एक संसवानी तुर्क था। ठीक है भाई, संसवानी तुर्क था। तो लगभग लगभग इसने भी एक 100 साल पहले की घटना थी भाई, इसके द्वारा आक्रमण किया गया था 1175 एडी के दौरान। ठीक है, तो लगभग लगभग 100 साल पहले की कहानी इसने भी सुन रखी थी। कौन सी कहानी? महमूद गजनवी की कहानी। और उस कहानियों में भी बताया गया था कि जो भारतीय उपमहाद्वीप है, इसमें खनिज और सोना चांदी लूटपाट के लिए बहुत सारा धन जो है वो इकट्ठा हुआ है, और जो भी चाहेगा, ठीक है भाई, जो भी चाहेगा वो लूट कर ला सकता है। इसी मकसद से मोहम्मद गौरी के द्वारा 1175 यानी 1175 एडी के दौरान आक्रमण किया गया। और कहां किया गया? लिखिएगा, इसका प्रथम आक्रमण या गौरी का, लिखिएगा बेटा, गौरी का प्रथम आक्रमण, गौरी का प्रथम आक्रमण, जल्दी लिखिएगा, गौरी का प्रथम आक्रमण कहां किया गया था? लिखिएगा, गौरी का प्रथम आक्रमण करमाथी मुस्लिम्स, करमाथी मुस्लिम पर किया गया। करमाथी मुस्लिम कहां थे उस टाइम? तो यहां पर मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, याद रखिएगा, जो मुल्तान है भाई, जो आज पाकिस्तान का जो मुल्तान शहर है, यहीं पर रहा करते थे भाई करमाती मुसलमान। ठीक है, कहां पर? मुल्तान। मुल्तान का सुल्तान किसे कहा जाता है पता है आपको? मुल्तान एक जगह पड़ती है जो रावलपिंडी और पंजाब वाला जो एरिया है यहां के आसपास। ठीक है, तो वहां पर इसके द्वारा अटैक किया गया। कौन सी जगह है? मुल्तान जगह है। सबसे पहले कब किया गया था? तो बेटा 1175 ईस्वी में
किया गया था। यहां तक बात समझ में आई। लिखिएगा आगे 1178 में, लिखिएगा 1178 ईस्वी में गौरी के द्वारा गुजरात पर आक्रमण किया गया। गुजरात पर आक्रमण किया गया। उस टाइम पर जो गुजरात का रूलर हुआ करता था, ठीक है भाई, जो मैंने आपको पहले बताया था कि महमूद गजनवी ने जब आक्रमण किया सोमनाथ के मंदिर पर, कहां है सोमनाथ का मंदिर, तो गुजरात में स्थित है, ठीक है। तो उसी के देखते हुए इसके द्वारा गुजरात पर आक्रमण किया। उस टाइम पर रूलर हुआ करता था गुजरात का कौन बेटा, भीम फर्स्ट, है ना, भीम प्रथम। लेकिन इस समय गुजरात का रूलर कौन था, इस समय गुजरात का रूलर हुआ करता था चालुक्य डायनेस्टी का ही रूलर था, जिसका नाम क्या था, भीम सेकंड। क्या नाम था बेटा, भीम सेकंड। जल्दी लिखिएगा बेटा, जल्दी लिखिएगा, जल्दी लिखिएगा। भीम द्वितीय के द्वारा, भीम द्वितीय के द्वारा राजस्थान के माउंट आबू जगह पड़ती है, ठीक है। भीम द्वितीय के द्वारा राजस्थान के माउंट आबू, याद रखिएगा ये जगह माउंट आबू में गौरी को पराजित किया गया, ठीक है भाई, गौरी को पराजित किया गया। और यहां पर ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं, इसको पराजित करने के बाद क्या काम किया गया बेटा, इसको अरेस्ट कर लिया गया। इससे बोला गया अच्छा तू हमसे युद्ध करेगा, तेरी इतनी हिम्मत, हम तो तेरी आंखों की गोटियां निकाल कर खेलेंगे। वही काम किया था भीम सेकंड ने। लेकिन क्या हुआ, आगे मैं इसको दिखा देता हूं कि भीम द्वितीय के द्वारा राजस्थान के माउंट आबू में गौरी को पराजित किया गया। और यहां पर लिख रहा हूं मैं, गिरफ्तार किया गया, ठीक है भाई, गिरफ्तार किया गया, ठीक है। याद रखिएगा इस लाइन को कि राजस्थान के माउंट आबू में जब युद्ध हुआ किसके साथ, भीम द्वितीय के द्वारा, किसका, गौरी का। तो गौरी को इस युद्ध में हार का सामना करना पड़ा था और भीम द्वितीय के द्वारा इसको गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन जैसे ही ये गिरफ्तार करके अपने दरबार में लाया तो भीम द्वितीय की मां के सामने, याद रखिएगा इस लाइन को कि भीम द्वितीय की मां के सामने गौरी एकदम हाथ जोड़कर खड़ा हो गया कि हे माते, अपने इस पुत्र से बोल कि मुझे कैसे भी करके रिहा कर दे, मुझे छोड़ दे, आगे से जीवन भर में ऐसी गलती नहीं करूंगा, कभी भी आंख उठाकर नहीं देखूंगा गुजरात की तरफ। याद रखिएगा यही वो टर्निंग पॉइंट था। अगर मोहम्मद गौरी उस युद्ध में मारा जाता तो भाई क्या था भाई, यहां पर मुसलमान शासक नहीं बनते, या फिर हो सकता है कि बहुत लेट जाकर बनते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भाई भीम द्वितीय की मां ने क्या काम किया कि गौरी को माफ कर दिया और कहा कि जाइए, आप जहां से आए थे वहीं पर चले जाइए, यहां आपका कोई काम नहीं है, हम आपको माफ करते हैं। ठीक है भाई, यहां तक समझ में आया। जैसे ही इसने ये बात सुनी, भाई साहब तुरंत फौरन ही जाकर, आगे लिखिएगा, आगे लिखिएगा बेटा, आगे लिखिएगा 1181 में, लिखिएगा 1100, लिखिएगा 1181 में, लिखिएगा 1179, सॉरी 1179 में गौरी के द्वारा लिखिएगा बेटा कश्मीर पर, लिखिएगा कश्मीर पर, लिखिएगा सिंध और कश्मीर पर, लिखिएगा 1179 में गौरी के द्वारा कश्मीर और सिंध पर आक्रमण कर लिया गया। सिंध पर लिखिएगा सिंध पर आक्रमण किया गया, या फिर ऐसे लिखिएगा इसको, इस पॉइंट को कि 1179 में गौरी के द्वारा कश्मीर और सिंध पर, लिखिएगा कश्मीर और सिंध पर आक्रमण करके
आक्रमण करके, लिखो आक्रमण करके उस पर कब्जा कर लिया गया, उस पर कब्जा किया, उस पर कब्जा किया। कौन कर लिया, किस किस को, तो कश्मीर और सिंध को। चलिएगा दोबारा से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एक एक लाइन इतनी अच्छी है ना, मैं आपको लिख कर दे रहा हूं, आप DSSB में, सी टेट में, टेट में, ठीक है भाई, जे जहां से भी आप, जैसे राजस्थान वाले बच्चे भी हैं, वहां पे भी वो एग्जाम देते हैं टीचर बनने के लिए, तो जहां से भी आप पढ़ रहे हैं दबा के शेयर करिएगा। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि यहां आपसे ना तो 1199 लिए जा रहे हैं, ना 1499 लिए जा रहे हैं, ना 1999 लिए जा रहे हैं। सिर्फ आपको यूट्यूब के माध्यम से, हमारा मकसद ये है बेटा कि शिक्षा आप तक अच्छे से अच्छी पहुंचे, और हमारा मकसद ये है कि आप अपना एग्जाम क्रैक कर पाए। ठीक है, दोबारा से बता रहा हूं, एकदम शेयर जरूर करते रहिएगा। एक भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जो शेयर ना करे। चलिएगा दोबारा से बात करते हैं। हम बात कर रहे थे मध्यकालीन भारत, हम पढ़ रहे हैं 1000 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक हम मध्यकालीन भारत के बारे में पढ़ेंगे। और आज हम बात कर रहे हैं मोहम्मद गौरी के बारे में। किसके बारे में बेटा, मोहम्मद गौरी के बारे में। यह एक संसमानी तुर्क हुआ करता था। गौरी का प्रथम जो आक्रमण है वो करमाती मुस्लिम पर किया गया। कब किया गया, 1175 AD के दौरान किया गया था। ये करमाती मुस्लिम कहां पर रहते थे उस टाइम पर, जो आज का मुल्तान है। ठीक है, 1178 में गौरी के द्वारा गुजरात पर आक्रमण किया गया, लेकिन इस आक्रमण के दौरान उसको कोई भी सफलता नहीं मिली, क्योंकि गुजरात में उस समय पर रूल कर रहा था भीम द्वितीय। कौन बेटा, तो भीम द्वितीय रूल कर रहा था। भीम द्वितीय ने माउंट आबू राजस्थान में इसको बुरी तरह पराजित कर दिया गौरी को, और क्या कर लिया, उसको अरेस्ट कर लिया, अपने साथ अरेस्ट करके अपने दरबार में लेकर आया। जैसे ही दरबार में लेकर आया तो कुछ दिनों के बाद इसके द्वारा माफी मांग ली गई इसकी मां से। किसकी मां से, तो भीम द्वितीय की मां से माफी मांग ली गई कि हे मां, अपने पुत्र से बोल दे कि ये मुझे माफ कर दे, और भीम द्वितीय ने इसको माफ कर दिया था। 1179 में गौरी के द्वारा कश्मीर और सिंध पर आक्रमण करके वहां पर कब्जा किया गया। यहां तक बात समझ में आई। चलिएगा ऊपर से साफ कर रहा हूं और आगे लिखिएगा। इसी समय पर, ठीक है भाई, नॉर्थ इंडिया में कौन रूल कर रहा था इस समय पर, नॉर्थ इंडिया में रूल कर रहा था जिसके आप जानते हैं पृथ्वीराज चौहान के नाम से। किस बेटा, क्या किसके नाम से जानते हैं, तो इनको जानते हैं आप पृथ्वीराज चौहान के नाम से। और एक और नाम है इनका भाई, राय पिथौरा है, पृथ्वीराज थर्ड या फिर राय पिथौरा, याद रखिएगा। लिखिएगा उस समय, लिखिएगा उस समय उस समय उत्तर भारत में, उत्तर भारत में लिखिएगा पृथ्वीराज थर्ड, पृथ्वीराज चौहान, चौहान, या फिर इनका नाम लिख रहा हूं मैं दूसरा, राय पिथौरा के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है बेटा, याद रखिएगा राय पिथौरा। लिखिएगा उस समय उत्तर भारत में पृथ्वीराज चौहान यानी राय पिथौरा, राय पिथौरा का शासन था, का शासन था। चलिए थोड़ी सी बात इनकी कर लेते हैं और तुरंत हम अपने टॉपिक पे ही आएंगे, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान इसी टॉपिक में इंक्लूड है, इसीलिए मैं आपको यहां पर इनके बारे में पढ़ा रहा हूं। बात क्या होती है बेटा, बात यह होती है कि पृथ्वीराज चौहान, है ना भाई, जल्दी लिखिएगा, पृथ्वीराज चौहान और इनका एक मित्र हुआ करता था बेटा। मित्र का क्या नाम था, मित्र का नाम था जयचंद। मित्र का नाम क्या था, मित्र का नाम था जयचंद। और जयचंद की एक पुत्री हुआ करती थी जिसका नाम था संयोगिता। जिसका क्या नाम था बेटा, जिसका नाम था संयोगिता। संयोगिता से शादी करना चाहते थे कौन बेटा, पृथ्वीराज चौहान, लेकिन ये बात मंजूर नहीं थी किसको, भाई जयचंद को। क्यों, क्योंकि जो संयोगिता थी वो जयचंद की पुत्री थी। कौन भाई, संयोगिता जयचंद की पुत्री थी। हुआ क्या कि जैसे ही स्वयंवर रचाया गया, ठीक है, जैसे ही स्वयंवर रचाया गया तो स्वयंवर के दौरान पहले शादियां कैसे हुआ करती थी, पहले शादियां हुआ करती थी
कोई भी एक आपको टास्क दे दिया जाएगा, ठीक है। बहुत से राजा आए हुए हैं, मान लीजिए 100 के आसपास, 100 के आसपास राजा इकट्ठे हुए हैं और एक मंडप, एक बहुत बड़ी सभा जुड़ी हुई है। उस सभा में जो वधू हुआ करती थी, जिस लड़की की शादी होनी होती थी, उसका पिता एक टास्क दिया करता था या जो भी चीजें हुआ करती थी कि आप इस चीज को अचीव करिए और हम अपनी पुत्री की जो शादी है वो आपको भाई आपके साथ कर देंगे। हुआ क्या कि इस सभा में पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया गया, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान के पास निमंत्रण नहीं गया। पृथ्वीराज चौहान को इतना बड़ा गुस्सा आया क्योंकि संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान आपस में तो प्रेम किया ही करते थे, ठीक है भाई। हुआ क्या कि जैसे ही पता चला कि तुम्हारी जो सजनी है भाई, प्यार में और जंग में सब कुछ जायज कहने वाले लोग, ठीक है, क्या करते हैं कि जैसे ही वहां पर पृथ्वीराज चौहान उनके घर पहुंच गया और संयोगिता को अपने घोड़े पर बिठाया और एकदम घोड़े को भगाकर और वहां से ले गया। बेटा इस पाप को या फिर इस भाई जो पूरा का पूरा हृदय घात लगी थी किसके अंदर बेटा, जयचंद के अंदर, वो उस प्रतिशोध, प्रतिशोध बोलते हैं बदला लेने के लिए भाई आग में धधक रहा था। चलिएगा आगे पढ़ाता हूं मैं आपको। तो उस समय उत्तर भारत में पृथ्वीराज चौहान यानी राय पिथौरा का शासन हुआ करता था। लिख लीजिएगा इनका दरबारी कवि, लिखिएगा चौहान का दरबारी कवि, दरबारी लेखक, ठीक है। दरबारी लेखक कौन हुआ करता था इनका, तो दरबारी लेखक का नाम था चंद्रबरदाई। क्या नाम था बेटा, चंद्रबरदाई, ठीक है, याद रखिएगा चंद्रबरदाई। इन्हीं के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है, इन्हीं के द्वारा एक बुक लिखी गई है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो। जिसका नाम क्या है, तो इसका नाम है पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो, ठीक है भाई। राइटिंग अच्छे से समझ में आ रही है ना। एक एक चीज कमेंट करके बेटा जरूर बताइएगा आपको क्लास कैसी लग रही है। आपको बिल्कुल जो कंटेंट है ना, आपको कंटेंट ऐसा दिया जा रहा है जाते ही एग्जाम को फोड़ना है। आपको जितने भी हिस्ट्री के क्वेश्चंस दिखे ना, एकदम भाई साहब देखते ही पता चल जाना चाहिए कि जेपी सर ने ये कराया था, ठीक है भाई। और एक एक चीज आपको मैं यहां ऐसी दे रहा हूं, ठीक है। इनके दरबारी लेखक हुआ करते थे चंद्रबरदाई, और चंद्रबरदाई ने ही एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम क्या है बेटा, पृथ्वीराज रासो। नाम क्या है, पृथ्वीराज रासो। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। और वो डेट आखिरकार आ ही गई जब गौरी के द्वारा आक्रमण कर दिया गया था पृथ्वीराज चौहान पर। भाई कहा जाता है ना कि घर का भेदी लंका ढाए। भाई इतिहास में ये बात बहुत अच्छे से प्रसिद्ध है कि जब भी किसी किले के दरवाजे खुले हैं, वो दरवाजे कहां से खुले हैं, वो दरवाजे बेटा अंदर से खुले हैं। यानी कोई ना कोई अपना ही होता है जो धोखा देता है। वही काम किया था किसके द्वारा, तो जयचंद ने वही काम किया पृथ्वीराज चौहान के साथ, ठीक है। लिखिएगा 1191, लिखिएगा 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया, जिसमें गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने, लिखिएगा पृथ्वीराज चौहान ने बेटा पराजित कर दिया, पराजित किया, ठीक है। यहां तक याद रखिएगा। पृथ्वीराज चौहान के द्वारा तराइन का प्रथम युद्ध होता है जिसमें बड़ी ही आसानी के द्वारा मोहम्मद गौरी को हरा दिया गया था। किसके द्वारा बेटा, पृथ्वीराज चौहान के द्वारा, ठीक है। याद रखिएगा इस चीज को, आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो डेट याद रखनी है 1191 में हुआ था। किस किस के बीच हुआ था, तो पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच हुआ था। इस युद्ध का परिणाम क्या निकला, इस युद्ध का परिणाम निकला कि गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने पराजित कर दिया था। लेकिन अगले ही वर्ष जज्बात बदल गए, समय बदल गया। हुआ क्या था, लिखिएगा आगे, लिखिएगा बेटा 1192 में। कब,
तो 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। किसका? तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, जिसमें गौरी के द्वारा पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया गया। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को, दोबारा से बता देता हूं कि तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 एडी के दौरान। उससे पहले क्या हुआ, मैंने घटना आपको समझा दी थी कि पृथ्वीराज चौहान भरे हुए स्वयंवर में से किसको ले आए थे भाई? अपने साथ संयोगिता को ले आए थे। संयोगिता कौन थी? तो संयोगिता पुत्री हुआ करती थी जयचंद की, और जयचंद इसी का बदला लेने के लिए किसके साथ मिल गया बेटा? मोहम्मद गौरी के साथ मिल गया। और 1191 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, जिसमें गौरी के द्वारा पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया गया था। देखिएगा, चंद्रवरदाई अपनी पृथ्वीराज रासो में, है ना, चंद्रवरदाई यहां पर पृथ्वीराज रासो में एक बात लिखता है कि जैसे ही भाई मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान, कहां पर? अफगानिस्तान, जहां पर आज तालिबान का शासन है, वहीं पर ये अपने साथ किसको ले गया था? पृथ्वीराज चौहान को ले गया। और पृथ्वीराज चौहान के साथ साथ पृथ्वीराज रासो वहां पर गए थे। पृथ्वीराज रासो जो लिखी है, वो चंद्रवरदाई ने लिखी जरूर है, उसका 90% पार्ट या फिर 80% पार्ट किसके द्वारा लिखा गया? तो चंद्रवरदाई के द्वारा लिखा गया, लेकिन इसको पूरा किया गया था चंद्रवरदाई के पुत्र के द्वारा। तो इस पृथ्वीराज रासो में लिखा जाता है कि 9 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, और ताव ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। अर्थात कहने का मतलब क्या था? जैसे आपने एक पिक्चर देखी होगी पृथ्वीराज चौहान वाली, हालांकि किसी एक पिक्चर को दिखाने में और उसकी जीवन कला को दिखाने में बहुत बड़ा अंतर है। पिक्चर इस तरीके से नहीं दिखाई जाती है कि आप 1-1.5 घंटे 2 घंटे में किसी का पूरा जीवन काल नहीं बता सकते हैं कि किस किस तरीके से हुआ था। लेकिन कहा ऐसा जाता है कि जैसे ही 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, उस युद्ध में गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया। गौरी अपने साथ अफगानिस्तान पृथ्वीराज चौहान को ले गया और कहा कि भाई तुम पर कोई ऐसी कला है, या चंद्रवरदाई ने कहा था कि मेरे जो शासन है या मेरा जो राजा है, ये एक ऐसी कला जानता है, चाहे इसकी आंखें बंद हों, ठीक है, इनकी आंखें बंद हों, लेकिन इनका जो एरो है, इनका जो धनुष बाण है, वो टारगेट को अपने को हिट करता है। अगर अच्छा जी, ये चीज गौरी को पता नहीं थी, या फिर गौरी इस चीज को देखना चाहता था, ऐसा कहा जाता है। इतिहास में या एनसीईआरटी की पुस्तकों में या किसी और पुस्तकों में ऐसा नहीं मिलता, केवल पृथ्वीराज रासो में ही ऐसा कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि 1206 ईस्वी में मरेगा कौन? मोहम्मद गौरी। लेकिन पृथ्वीराज रासो कहती है कि 1192 में ही पृथ्वीराज चौहान के द्वारा बाण चलाकर, क्योंकि उसे इंट्रैक्शन दे दिया गया था, उसे बता दिया गया था कि जो बादशाह है, जो सुल्तान है, जो गौरी है, वो कितनी ऊंचाई पर बैठा है। ये मेजरमेंट था कि 9 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, और ताऊ पर सुल्तान है मत चूके चौहान। यानी उसको मेजरमेंट बता दिया गया और उसने बाण छोड़ा और पृथ्वीराज चौहान के कदमों में आकर गिर गया कौन? गौरी। ऐसा कहा जाता है पृथ्वीराज रासो के द्वारा। लेकिन आगे लिखिएगा, 1192 में जैसे ही द्वितीय युद्ध हुआ, इन्हीं के साथ आए थे बेटा, लिखिएगा आगे 1192 में, लिखिएगा सूफी मत का विकास हुआ भारत में। किसका? तो सूफीज्म का विकास हुआ। और सूफीज्म का विकास किसके द्वारा किया गया? लिखो बेटा, इसमें लिखो 1192 में, 1192 में लिखिएगा, 1192 में लिखो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है भाई, इन्हीं की कब्र है, या इन्हीं की जो कुटिया जिसे हम कहते हैं, कब्र नहीं,
इन्हीं की जो कुटिया है जो अजमेर शरीफ में है, ठीक है। लिखिएगा 1192 ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा भारत में सूफी मत का विकास किया। सूफी मत का विकास किया। और यहीं से बेटा स्टार्ट होता है भाई मुस्लिम रूल ऑफ इंडिया, यानी भारत में मुसलमानों का शासन यहीं से स्टार्ट होता है, जब 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया गया था। आगे लिखिएगा बेटा 1193 लिखिएगा गौरी के द्वारा लिखो जल्दी से 1192, चलो ऐसे लिखा देता हूं इसमें, यहीं पे लिखा देता हूं पहले वो वाली चीज। लिखिएगा जल्दी से लिखो, दरगाह अजमेर शरीफ की, लिखिएगा दरगाह अजमेर शरीफ इन्हीं की कब्र है। लिख लीजिएगा दरगाह अजमेर शरीफ इन्हीं की कब्र है, ठीक है। किनकी कब्र है बेटा यहां पर? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा भारत में सूफी मत का विकास किया गया है। कब किया गया? 1192 में। ये किसके साथ आए थे? तो ये मोहम्मद गौरी के साथ बेटा आए थे। लिखिएगा 1193, लिखो जल्दी से 1193 में, लिखो जल्दी से 1193 में गौरी के द्वारा, लिखो 1193 में गौरी के द्वारा दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया गया। दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है भाई, कंटेंट कैसा लग रहा है बेटा कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक भी चीज ऐसी नहीं छोड़ूंगा जो आपके एग्जाम में ना आए। एक एक क्वेश्चन उठा के देख लेना, PYQ उठा के देख लेना। हिस्ट्री से आपको कहने का मतलब यह है एक सिंगल क्वेश्चन छूट कर नहीं जाएगा। अगर छूट भी गया तो याद रखिएगा वो सभी का छूट जाएगा, क्योंकि मैं आपको यहां पर जो हिस्ट्री करा रहा हूं बेटा वो DSSB, CTET, TET, भाई रेलवे, SSC, CPO, CGL, इन सभी के लिए सफिशिएंट है। ठीक है, इन सभी के लिए पूर्ण बहुमत है। लिखिएगा अगले ही वर्ष 1194 में क्या हुआ था? लिखिएगा बैटल ऑफ चंदावर बिटवीन किस किस के बीच हुआ था बेटा? तो ये हुआ था मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच। क्योंकि कहा जाता है कि जब अपनों के साथ धोखा किया जाता है तो अपने साथ भी धोखा होता है, और ये चीज मोहम्मद गौरी अच्छे से जानता था कि जिसने अगर मेरा साथ दिया है पृथ्वीराज चौहान को हराने में, वो किसी और का भी हो सकता है। क्या? वो किसी और का भी हो सकता है, वो मुझ पर भी हमला कर सकता है। तो लिखिएगा 1194 में एक युद्ध हुआ। 1194 में लड़ा गया 1194 में लड़ा गया चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध, ठीक है। अब मैं यहां पे ऐसे ही बना रहा हूं, किस किस के बीच लड़ा गया था बेटा? तो ये बीच में लड़ा गया था मोहम्मद गौरी और, जल्दी बताओ, मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में। किस किस के बीच में? तो मैं यहां पे लिख रहा हूं गौरी और जयचंद के बीच में। इसके बीच में मोहम्मद गौरी और जयचंद। मोहम्मद गौरी
डिफीटेड जयचंद इन दिस बैटल एंड किल्ड हिम, याद रखिएगा, ठीक है। यहां पर ये हार गया और यहां पर लिख रहा हूं मैं किल्ड, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। यानी मोहम्मद गौरी के द्वारा बेटा जयचंद की चंदावर के युद्ध में हत्या कर दी गई थी, ठीक है, हत्या कर दी गई। जल्दी से लिखिएगा, मैं तब तक पानी पी लेता हूं, जल्दी लिखो। मेरे साथ साथ आप कॉपी पेन लेकर बैठो और जैसे ही मैं लिखूं तुरंत अपनी कॉपी में राइट डाउन करते जाइएगा। मैं आपको फिर बता रहा हूं, हम यानी टीच मॉन्क्स आपसे कोई भी चार्ज, कैसा भी चार्ज नहीं ले रहा है। इस बार में जो DSSB की जितनी भी वैकेंसी है दिल्ली में, जो भी टीचर बनना चाहता है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, बेटा टीच मॉन्क्स का साथ दीजिए। आपको आपकी सफलता तक, आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने की गारंटी टीच मॉन्क्स की है, यानी हमारी है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है। चलिए जल्दी से राइट डाउन कीजिए। जितने जल्दी, मैं आपको बता रहा हूं, आप लोग जितने जल्दी हमें 10,000 सब्सक्राइबर तक पहुंचाएंगे, उसके तुरंत बाद हम आपको लाइव क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। ये मेरा वादा है आप लोगों से कि जितनी जल्दी हो सके हमें 10,000 सब्सक्राइबर के पास पहुंचाइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भाई जितना भी क्लासेस यहां पर आपको दी जा रही हैं उन क्लासेस को अच्छे तरीके से पढ़िए और अपने अच्छे अच्छे नोट्स बनाइए। चलिएगा बेटा आगे लिखिएगा, लिखिएगा मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी के पास, लिखो यहां से साफ कर देता हूं, ऊपर से है ना, यहां से साफ कर रहा हूं। मोहम्मद गौरी के पास 4 गुलाम थे, लिखो जल्दी से। मोहम्मद गौरी के पास लिखो, मोहम्मद गौरी के पास कितने गुलाम थे? तो 4 गुलाम थे, 4 गुलाम थे। बेटा नाम लिख लेते हैं, ठीक है, कहीं आप भूल जाएं। जल्दी लिखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक, जल्दी लिखो, कुतुबुद्दीन ऐबक, जो इसका खुद का दामाद भी हुआ करता था, ठीक है। मैं यहां पे लिख रहा हूं नाम, कुतुबुद्दीन ऐबक। जल्दी दूसरा नाम लिखिएगा, यलदौज, जल्दी लिखो, यलदौज। तीसरा नाम जल्दी से लिखिएगा, कुबाचा। और चौथे का नाम हुआ करता था बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी, ठीक है। मोहम्मद गौरी के पास कितने गुलाम थे बेटा? 4 गुलाम थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, यलदौज, कुबाचा और बख्तियार खिलजी, ठीक है। याद रखिएगा बात क्या थी कि कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गौरी के द्वारा कहां का शासन दिया गया था बेटा? तो दिल्ली का शासन दिया गया था। कहां का शासन दिया गया था? ये वही कुतुबुद्दीन ऐबक है जो असली फाउंडर जाकर बनेगा किसका बेटा? तो स्लेव डायनेस्टी यानी गुलाम वंश का, जिसको आप इलकारी वंश, मामुलुक वंश या गुलाम वंश के नाम से जानते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, लिखिएगा आगे, आगे जल्दी से लिखिएगा। मैं यहां पे कुतुबुद्दीन ऐबक को बता रहा हूं, इसका दामाद, तो याद रखिएगा किसका दामाद हुआ करता था भाई? गौरी का दामाद हुआ करता था। गौरी की बेटी से इसके द्वारा शादी की गई थी, ठीक है, इसके द्वारा शादी की गई थी। लिखिएगा आगे, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, लिखो, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 1194 में भारत में, भारत में दो दो मस्जिदों का निर्माण कराया गया, 2 मस्जिदों का निर्माण कराया गया, कराया गया,
नंबर 1 लिखिएगा, जल्दी से लिखो, कुव्वत उल इस्लाम। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनवाई गई। नंबर 2 क्या था बेटा? 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन इसलिए बोला जाता है इसको क्योंकि ये जो मस्जिद हुआ करती थी ये 2.5 दिन में, 2.5 डेज में बनकर क्या हो गई थी बेटा? एकदम कंप्लीट हो गई थी। ठीक है, एकदम क्या हुआ था? एकदम कंप्लीट हो गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में इतना याद रखना है कि इसके द्वारा 1194 में भारत में 2 मस्जिदों का निर्माण करवाया गया था। नंबर 1 क्या है? कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क्यू एंड 2.5 दिन का झोपड़ा। ठीक है, इतना याद रखोगे। एक एक चीज किसके द्वारा बनवाया गया? 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है और कई बार एग्जाम में पूछ भी लिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। एक और चीज लिखी देता हूं, ये कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु हुआ करता था एक, लिखिएगा, या फिर आपसे वैसे पूछा नहीं जाना है फिर भी लिख लीजिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुरु लिखिएगा, कुतुबुद्दीन बख्तियार अल काकी। मैं यहां पे गुरु लिख रहा हूं तो आप समझ जाइएगा ये गुरु किसके गुरु की बात चल रही है? कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु की बात चल रही है। नाम क्या है? लिखिएगा, कुतुबुद्दीन लिखो जल्दी से, कुतुबुद्दीन बख्तियार अल काकी। अल काकी, ठीक है, ये क्या है? ये कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु का नाम हुआ करता था। ठीक है, इतना याद रखोगे। चलिएगा, ऊपर से साफ कर रहा हूं, यहां से आप लोगों ने लिख लिया होगा। ठीक है, कि मोहम्मद गौरी के पास 4 गुलाम हुआ करते थे, कुतुबुद्दीन ऐबक जो इसका खुद का ये दामाद हुआ करता था। ठीक है, याद रखिएगा, खुद का दामाद हुआ करता था। यल्दौज, कुबाचा और बख्तियार खिलजी, इन तीनों को क्या दे दिया गया था? इन तीनों को अफगानिस्तान वाला एरिया दे दिया गया था, जिसमें यल्दौज और बख्तियार खिलजी के द्वारा आपस में युद्ध होगा और ये आपस में वहीं पर समाप्त हो गए थे। ठीक है, इतना ज्यादा ये तीनों के तीनों इतने ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है जितना इंपोर्टेंट हमारे पास क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक है। चलिएगा, जल्दी से यहां पर लिख लेते हैं, थोड़ा सा और है बस, इस वाले पार्ट में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। लिखो आगे, 1199 एडी में, लिखिएगा, 1199 ईस्वी में, लिखो, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लिखो जल्दी से लिखो बेटा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1999 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 ईस्वी में बेटा किसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया था? तो आज जो हमारे पास, ठीक है, जिसको हम विष्णु स्तंभ के नाम से जानते थे पहले, ठीक है, मैं उसके बारे में आपको पढ़ाऊंगा किस तरीके से, जो कुतुब मीनार आज की डेट में जहां पर स्थित है वहां पर विष्णु स्तंभ हुआ करता था। ठीक है, विष्णु स्तंभ का मतलब जो यहां पर जैसे ही इसके द्वारा आक्रमण वगैरह किए गए तो उन विष्णु स्तंभ को निस्तानाभूत कर दिया गया और उसी जगह पर क्या बनाया गया था? उसी जगह पर बनाया गया है जो आज हमारे पास कुतुब मीनार हमें खड़ा दिखता है। ठीक है, लिखिएगा, कुतुब मीनार, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 ईस्वी में कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया, या बनाना शुरू किया। याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, आगे लिखिएगा, 1229 में, कब बेटा? 1229 एडी में। आगे लिखिएगा, इसका भी एक गुलाम हुआ करता था। ठीक है, ये चेन हुआ करती थी गुलामों की, है, एक गुलाम खत्म हो रहा है फिर वो एक गुलाम और लेकर आ रहा है, इस तरीके से ये आपस में गुलाम गुलाम खेलते थे। क्यों? क्योंकि गुलाम इनको आसानी से मिल जाया करते थे। अरब में जिस तरीके से
भाई आलू टमाटर या फिर ये सारी चीजें जैसे हमारी मंडियों में नहीं बिकती आज की डेट में, ऐसे ही अरब में क्या होता था उस टाइम पर, गुलामों की बोलियां लगा करती थी, गुलाम मंडी में बेच, मतलब भाई एक चीज सोचकर देखिए आप लोग कि इंसानों को गुलाम बनाकर हैं कहां पर बेचा जा रहा है, मंडियों में बेचा जा रहा है। उनमें से कुछ गुलाम ऐसे भी हुआ करते थे जिनकी किस्मत बहुत अच्छी हुआ करती थी, कुतुबुद्दीन ऐबक है, ठीक है भाई, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक है, ये क्या हुआ, ये मोहम्मद गौरी का गुलाम हुआ करता था और मोहम्मद गौरी के द्वारा इसको अपना क्या बनाया गया था, इसको अपना दामाद बनाया गया था। लिखिएगा आगे, इसका एक और बेटा गुलाम हुआ करता था कुतुबुद्दीन ऐबक का, जिसका नाम क्या था, इल्तुतमिश। लिखिएगा 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश के द्वारा इल्तित 1229 में इल्तुतमिश के द्वारा कुतुब मीनार का काम पूरा करवाया गया। ठीक है, चलिएगा ये कौन हुआ करता था, तो इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद हुआ करता था। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिएगा अब मैं आपको वो चीज बता देता हूं कि कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या क्या मिला था, कुबाचा को क्या क्या मिला है, यल्दौज को क्या क्या मिला था, वो सारी चीजें लिख लीजिए। वैसे पूछा नहीं जाना है लेकिन फिर भी आपसे भाई कोई भी पूछ सकता है, जैसे कोई भी और भी टीचर हैं या फिर आपसे कहीं और भी किस चीज में पूछा जा सकता है, जो आपके प्रैक्टिस सेट लगाते हो ना, मैं आपको यहां पर इतनी भयंकर तैयारी कराने वाला हूं ना प्रैक्टिस सेट के थ्रू, कि एक एक चीज, जितने भी क्वेश्चन सी टेट में, टेट में, आपके डी ट्रिपल एस बी में जितने भी हिस्ट्री के क्वेश्चंस आए हैं, जिन जिन टॉपिकों से क्वेश्चंस आए हैं, उन्हीं से मैं आपकी प्रैक्टिस कराने वाला हूं। यानी एग्जामिनर चाहे कैसे भी दिमाग लगाए, हम आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने में कामयाबी जरूर दिलाएंगे। लिखिएगा नंबर फर्स्ट कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक बेटा, इसको कहां की सरदारी मिली भाई, इसको इंडिया या दिल्ली, ठीक है, भारत, यहां पे लिख रहा हूं मैं, भारत, भारत का, ऐसे लिखिएगा, भारत का शासन मिला, भारत का शासन मिला, यहां पे ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं दिल्ली। ठीक है, यहां पे ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं दिल्ली। लिखिएगा यल्दौज, यल्दौज को कहां का शासन मिला था बेटा, तो यल्दौज को शासन मिला था गजनी का। कहां का, तो गजनी का। चलिएगा तीसरा लिखो जल्दी से, कुबाचा को कहां का शासन मिला था, कुबाचा, जल्दी बताइएगा, कुबाचा को शासन मिला था काबुल और कंधार का, काबुल और कंधार, जिसे आज हम गंधार के नाम से जानते हैं। ठीक है, नंबर चौथा कौन था, बख्तियार, बख्तियार खिलजी, जल्दी लिखिएगा, बख्तियार खिलजी, जल्दी लिखो बेटा, बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी, इसको शासन कहां का मिला था, तो जल्दी लिखिएगा, इसको शासन मिला था जो मुल्तान वाला एरिया है। ठीक है, मुल्तान या तक्षशिला, मुल्तान या तक्षशिला। चलिएगा यहां तक लिख लिया अच्छे से, ऊपर से साफ कर रहा हूं, और ऊपर से साफ सिर्फ इतना सा ही है कि भाई जो मोहम्मद गौरी था उसकी मृत्यु कब हुई, तो लिख लीजिएगा बेटा, मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुई थी 1206 में। ठीक है, कब हुई थी, तो 1206 में मृत्यु हो गई थी मोहम्मद गौरी की, है ना।
चलिए लिख लो, बस इतना सा है, ज्यादा कुछ नहीं है। 1206 में लिखो गौरी की मृत्यु हुई। मैंने आपको पहले भी बताया था ना कि 1192 में है भाई, कौन कहता है, चंद्रबरदाई कहता है कि मोहम्मद गौरी को मारा गया है। किसके द्वारा बेटा? पृथ्वीराज चौहान के द्वारा, क्योंकि कहा जाता है उन पर टारगेटेड एरोज हुआ करते थे, जो बाण हुआ करते थे, जो कि पूरे इतिहास में है ना, भारत के पूरे इतिहास में सिर्फ दो लोगों के पास हुए हैं शब्दवेदी बाण। शब्दवेदी बाण का मतलब क्या होता है? जिधर से शब्द आ रहा है, जिधर दिशा से शब्द आ रहा है, उसी दिशा में जाकर वो अपने टारगेट को हिट किया करता था। तो दो लोग कौन कौन थे? एक भगवान राम के पिता दशरथ, ठीक है, जिन्होंने कहां बाण मारा था? आपको याद हो तो श्रवण कुमार के बाण मार दिया था पानी भरते समय, ठीक है। और दूसरा जो नाम है उनका नाम आता है पृथ्वीराज चौहान का। लेकिन कहीं भी हिस्ट्री की पुस्तकों में, कहीं भी एनसीईआरटी की पुस्तकों में ऐसा नहीं है। केवल चंद्रबरदाई की पृथ्वीराज रासो में ऐसा लिखा गया है कि गौरी की जो मृत्यु हुई थी वो पृथ्वीराज चौहान के बाण से हुई थी। आपको क्लास कैसी लगी है? चीजें समझ में आ रही हैं? कंटेंट कैसा है? कमेंट करके जरूर बताइएगा बेटा। कल मिलता हूं गुलाम वंश के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।